In the previous lecture, we have discussed that for maximum work done, the conditions are T2 is equals to T4 is equals to अंडर रूट T3 Tmin, T3 T1 या फिर Tmax Tmin, और मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, Cp अंडर रूट Tmax माइनस अंडर रूट Tmin का होल स्क्वायर. This will give the maximum work. Optimum pressure ratio, that means the pressure ratio at maximum work done. Optimum pressure ratio means the pressure ratio at maximum work done. तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट आरपी मैक्स यानी कि टी मैक्स अपॉन टी मिन टू द पावर गामा अपॉन 2 गामा माइनस 1. तो आरपी मैक्स की वैल्यू ऑलरेडी टी मैक्स अपॉन टी मिन टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 थी, लेकिन यहाँ पे आरपी मैक्स का भी अंडर रूट है, इसलिए 1/2 भी आ गया यहाँ पे, ये वाला जो 2 है. और जो ऑप्टिमम इफिशियंसी है वो आ गई 1 माइनस अंडर रूट टी मिन अपॉन टी मैक्स. तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होती है, 1 माइनस टी मिन अपॉन टी मैक्स, अंडर रूट नहीं होता उसमें, दैट इज द मैक्सिमम इफिशियंसी और कार्नोट इफिशियंसी. बट ऑप्टिमम इफिशियंसी जहां पे वर्क डन मैक्सिमम है वो कितना आ गया, 1 माइनस अंडर रूट टी मिन अपॉन टी मैक्स. अब हम अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको एक ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो किस तरीके का ग्राफ आएगा. तो पहले देखते हैं हम इफिशियंसी और प्रेशर रेशियो की टर्म में ग्राफ. इफिशियंसी और प्रेशर रेशियो, तो इफिशियंसी और प्रेशर रेशियो की टर्म में अगर हम ग्राफ देखें तो वर्टिकल एक्सिस पे है इफिशियंसी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है प्रेशर रेशियो. तो जहां पे प्रेशर रेशियो 0 है उसकी तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है. प्रेशर रेशियो 1 से हम स्टार्ट करते हैं, प्रेशर रेशियो 1, क्योंकि एयर जो एंटर कर रही है उसका प्रेशर 0 नहीं है. प्रेशर 0 का मतलब होता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. ठीक है, उसका प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. तो कंप्रेसर अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो प्रेशर कम थोड़ी हो जाएगा, उतना ही रहेगा. तो प्रेशर रेशियो 0 तो होगा नहीं कभी भी, 1 से स्टार्ट करते हैं. प्रेशर रेशियो जहां पे 1 है वहां पे इफिशियंसी कितनी है, 0 है. इफिशियंसी कितनी है वहां पे, 0 है. जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ना शुरू हुआ इफिशियंसी की वैल्यू भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई. प्रेशर रेशियो यहाँ पे बढ़ता रहा और इफिशियंसी की वैल्यू भी बढ़ती चली गई. बढ़ते 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 जो आरपी की जो वैल्यू है, प्रेशर रेशियो की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पहुंच गई, यानी कि इतना कंप्रेशन प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे खत्म हुआ. तो बढ़ते बढ़ते जो आरपी मैक्स की कंडीशन पहुंच गई और इस पे जो इफिशियंसी है हमें मिल गई मैक्सिमम इफिशियंसी, दैट मींस कार्नोट इफिशियंसी मिल गई. ठीक है, लेकिन इसके बीच में कहीं पे ऐसी कंडीशन आई जहां पे वर्क डन मैक्सिमम था और प्रेशर रेशियो जो था वो ऑप्टिमम था. लेकिन ये वर्क डन का ग्राफ नहीं है, ये एफिशिएंसी का ग्राफ है. तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही ग्राफ देख रहे हैं कि आरपी की वैल्यू जब 1 थी तब एफिशिएंसी 0 थी. जैसे जैसे आरपी की वैल्यू इंक्रीज हुई और आरपी मैक्स पे पहुंच गई, उस पॉइंट पे जो एफिशिएंसी थी वो मैक्सिमम हो गई, और दैट एफिशिएंसी इज कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी. अब देखते हैं वर्क डन और प्रेशर रेशियो के बीच का ग्राफ. तो वर्टिकल एक्सिस पे हमने ले लिया नेटवर्क और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया प्रेशर रेशियो. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब आरपी की वैल्यू 1 थी तब उस समय पे वर्क डन कितना था, 0 था. एफिशिएंसी भी 0 थी, वर्क डन भी 0 था. जैसे जैसे आरपी की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हुई वर्क डन भी इंक्रीज होना शुरू हुआ. इंक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो मिला, जहां पे T2 की वैल्यू अंडर रूट T3 T1 के बराबर थी. तो उस पॉइंट पे जो वर्क डन था मैक्सिमम पहुंच गया, और उस मैक्सिमम वर्क डन पे जो प्रेशर रेशियो है दैट इज द ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो. उसके बाद में वो वर्क डन जो था प्रेशर रेशियो और बढ़ने के बाद तो कम होता चला गया, कम होता चला गया, और जब मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पहुंचा, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पहुंचा जहां पे एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, तो वहां पे आते आते वर्क डन जो था वो फिर से क्या हो गया, 0 हो गया. वर्क डन यहाँ पे फिर से क्या हो गया, 0. तो वर्क डन का अगर ग्राफ देखेंगे तो वो इस तरीके का आएगा, डोम टाइप का, जहां पे 1 पे 0 था, मैक्सिमम पे 0 था, और बीच में एक ऐसा ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो जहां पे वर्क डन मैक्सिमम है. ठीक है, लेकिन जो अगर इफिशियंसी का ग्राफ देखें तो इफिशियंसी का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है कि 1 पे 0 और आरपी मैक्स पे मैक्सिमम, वो सिर्फ इंक्रीज होता है, उसमें कम नहीं होता है. ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो है ये एक लाइन है. ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो तो फिक्स है ना, एक वैल्यू होगी उसकी कुछ, ये एक लाइन है. लेकिन यहां पे हमने क्या है, एक एरिया दिखाया है, एक जोन दिखाया है. ये तो पूरी लाइन है वर्टिकल,
ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो की, लेकिन साथ में हम ये एक जोन भी दिखा रहे हैं। तो वो हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये ऑपरेटिंग रेंज है। प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वो ऑप्टिमम पे कोशिश करते हैं, लेकिन ऑप्टिमम पे अगर नहीं हो पाता तो उससे ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, कम नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो आरपी ऑप्टिमम पे वर्क डन मैक्सिमम है, हम तो यही चाहते हैं कि आरपी ऑप्टिमम ही यूज करें। ठीक है, आरपी ऑप्टिमम पे क्या है, वर्क डन मैक्सिमम है, तो यही चाहेंगे कि आरपी ऑप्टिमम यूज करें। लेकिन अगर आरपी ऑप्टिमम मेंटेन नहीं हो पा रहा तो आरपी ऑप्टिमम से या तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन याद करो, आरपी इज द प्रेशर रेशियो, और प्रेशर रेशियो के बढ़ने के साथ इफिशियंसी बढ़ती है, कम होने के साथ कम हो जाती है। तो अगर आरपी ऑप्टिमम मेंटेन नहीं होगा और उससे हम कम की तरफ जाते हैं, इस जोन में आते हैं, तो इफिशियंसी कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर इस रेंज से आगे की तरफ जाते हैं तो भले ही हमें मैक्सिमम वर्क ना मिले, क्लोज टू मैक्सिमम मिले, लेकिन इफिशियंसी तो बढ़ेगी कम से कम। ठीक है, इसलिए हम, हमारी जो ऑपरेटिंग रेंज रहती है वो हमेशा ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो से ज्यादा की तरफ रहती है, राइट हैंड साइड में रहती है। ये वाली रेंज हम ऑपरेटिंग रेंज यूज करते हैं, इसी रेंज के बीच में हम अपनी वेटन साइकिल को ऑपरेट करते हैं, दैट इज द ऑपरेटिंग रेंज। तो ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन ऑप्टिमम से कम बिल्कुल ना हो, क्योंकि वहां पे तो इफिशियंसी भी कम हो रही है ना वर्क के साथ साथ में। तो दैट इज द ग्राफ बिटवीन द वर्क डन एंड प्रेशर रेशियो, ऑल्सो द इफिशियंसी एंड प्रेशर रेशियो। अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, ये दोनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंबस्शन चैम्बर पे। कंबस्शन चैम्बर की थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबस्शन चैम्बर। याद रखना, कंबस्शन चैम्बर कौन सी साइकिल में होता है? ओपन साइकिल में। क्लोज साइकिल में तो हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें सिर्फ एयर को हीट ट्रांसफर की जाती है, उसको बिना कांटेक्ट के टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। लेकिन कंबस्शन चैम्बर में देखो, कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेशन के बाद एयर इन होती है, उसमें फ्यूल ऐड होता है, कंबस्शन होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, और उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैस है, कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर आते हैं, ना कि सिर्फ एयर। तो अगर हमने बोला कंबस्शन चैम्बर, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ओपन साइकिल की। अगर हम बोलते हीट एक्सचेंजर तो हम बात करते हैं क्लोज साइकिल। तो यहां पे बात हो रही है ओपन साइकिल की। अब देखो, ओपन साइकिल में कंप्रेशर, कंप्रेसर के बाद कंप्रेशन प्रोसेस इज 1-2। तो इनलेट होता है P1 T1 पे, आउटलेट होता है P2 T2 पे, यानी कि टेम्परेचर T2 और प्रेशर P2। उसके बाद जाता है कंबस्शन चैम्बर में। कंबस्शन चैम्बर में जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर की हम बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो कंप्रेशन के बाद जो टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर इज T2। T2 टेम्परेचर पे जो एयर है, एयर, सिर्फ एयर, वो एंटर करती है कंबस्शन चैम्बर में। तो एयर का मास m डॉट ए और एयर की स्पेसिफिक हीट CP ए हमने लिख दिया एयर के लिए। तो वही जो CP कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एयर के लिए जो हम यूज करते हैं, तो CP के साथ और m डॉट ए मास के साथ T2 टेम्परेचर के साथ जो एयर है, प्योर एयर, वो एंटर करती है कंबस्शन चैम्बर में। ये तो हो गई इसकी इनलेट कंडीशन। इनलेट कंडीशन टेम्परेचर T2, स्पेसिफिक हीट CPA और मास m डॉट ए। अब इसमें फ्यूल ऐड हुआ, फ्यूल ऐड होने के बाद में कंबस्शन होगा। कंबस्शन होगा तो एयर जो थी वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाएगी। जनरली जो फ्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जनरली। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अब जो बाहर आएंगी वो एग्जॉस्ट गैसेस या कंबस्शन प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, CO2, N2, क्योंकि एयर सप्लाई की है ना, N2 का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, एयर में तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो CO2, H2O, नाइट्रोजन और भी NO2, इन सब गैसेस का मिक्सचर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, तो लेकिन उसका मास भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से m डॉट एफ मास भी तो हमने ऐड किया।
तो अब मास कितना हो गया, एयर का जितना था और फ्यूल का जितना, दोनों का मिला के कंबाइंड जो मास है। तो बाहर जो आया आउटलेट की कंडीशन में मास इंक्रीज हो गया, पहले मास था m डॉट ए और जो बाहर आया वहां पे मास होगा m डॉट ए प्लस m डॉट एफ। एक्चुअली यहाँ पे हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, मींस पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए डॉट लगा हुआ ऊपर। तो m डॉट ए प्लस m डॉट एफ, मास फ्लो रेट अब जो बाहर आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, पहले T2 था, अब से हीट ऐड करी है कंबस्शन में, तो भाई हीट ऐड हो रही है ना उसमें, तो T3 टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और चूंकि केमिकल कंपोजिशन उसकी चेंज हो गई, तो जो स्पेसिफिक हीट थी वो भी चेंज हो जाएगी। एयर के लिए तो CPA थी, जो बाहर आ रही है वो तो कंबस्शन प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो उसकी स्पेसिफिक हीट भी जो है वो अलग होगी, उसको हम डिनोट करेंगे CPG से। तो ये बात यहां पे समझने की है कि इनलेट कंडीशन पे जो एंटर किया वो सिर्फ एयर थी, उसका मास फ्लो रेट m डॉट ए, स्पेसिफिक हीट CPA और टेम्परेचर T2 था। लेकिन जो बाहर आया, जो गैसेस का मिक्सचर बाहर आया, उसका मास फ्लो रेट m डॉट ए प्लस m डॉट एफ है, टेम्परेचर T3 है और स्पेसिफिक हीट भी चेंज हो गई है, दैट इज CPG। ठीक है। Open cycle gas turbine is mixed with air in the combustion chamber and fuel is mixed with air in combustion chamber and energy is released. Under ideal condition की अगर हम बात करें तो यहां पे हम एनर्जी बैलेंस कैसे लगा सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी बैलेंस, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ फ्यूल should be exactly equal to the enthalpy rise of gas. Exactly equal to enthalpy rise of gas. ठीक है। इसको आप ऐसे समझो कि फ्यूल से एयर में जो एनर्जी ऐड हुई वो कितनी ऐड हुई, जितनी एनर्जी इसके पास पहले थी और जितनी एनर्जी इसके पास बाद में थी, बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहां पे कितनी ऐड हुई। बहुत सिंपल है, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, एनर्जी बैलेंस लगाना है सिर्फ। मान लो ये जो है 10 किलो जूल एनर्जी के साथ कंबस्शन चैम्बर में एयर एंटर की, 25 यहां से ऐड हो गई तो बाहर निकली 35 के साथ। तो कैसे एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, 25 इज इक्वल टू 25 ऐड हुई ना, 25 इज इक्वल टू 35 माइनस 10, 35 के साथ बाहर आई और 10 के साथ एंटर की थी। तो वही ये कह रहा है, देखो एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कितनी एनर्जी रिलीज हुई कंबस्शन के फ्यूल के कंबस्शन से, 25 किलो जूल, शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द एंथैल्पी राइज ऑफ द गैस। एंथैल्पी राइज कितनी हो गई उसकी, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऐड करते हैं वो क्या होती है, एंथैल्पी। तो जो भी एनर्जी फ्यूल से रिलीज हुई वो उसकी एंथैल्पी को इंक्रीज कराएगी, बस और कुछ काम नहीं करेगी। अगर क्लोज्ड होता तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराती, ओपन है तो एंथैल्पी को इंक्रीज कराएगी। तो एंथैल्पी राइज ऑफ द गैस हो जाएगा, बस यही एनर्जी बैलेंस लगाना है। तो यही एनर्जी बैलेंस हम इसमें लगाते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल वो कितनी होगी, m डॉट एफ इंटू CV। देखो ये जो CV है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, दिस CV इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ये आपने पढ़ा होगा पहले 12th में, कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कैलोरिफिक वैल्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्यूल, मींस 1 kg फ्यूल कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है। तो भाई मान लो कि कोई फ्यूल है, ठीक है, मान लो पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी फ्यूल है, अगर उसका 1 kg मान लो कि 500 मेगा जूल एनर्जी रिलीज करता है, 500 मेगा जूल 1 kg, तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 मेगा जूल पर kg, दैट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल,
500 मेगा जूल पर केजी, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। अब उसका 1 केजी ही अगर हम यूज करेंगे तो 500 देगा, आधा किलो यूज करेंगे तो 250 देगा, 250 ग्राम यूज करेंगे तो 125 देगा, 2 किलो यूज करेंगे तो 1000 मेगा जूल देगा, है ना। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि 1 किलो से 500 निकलती है, तो जितना मास यूज कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। 1 केजी यूज करोगे तो 500 देगा, आधा किलो यूज करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/4 250 ग्राम यूज करोगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो जितना भी आप मास यूज कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो आ जाएगा। तो हमने वही यहाँ पे किया है, जो भी हम फ्यूल यूज करेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई उसका मास हमने कितना लिया है m.f, उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि फ्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, फ्यूल से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हुई वो सारी की सारी एयर को नहीं मिली, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर रिलीज हो गई, लीक हो गई, क्योंकि क्या है, कंबस्शन चैम्बर पे बहुत ज्यादा गर्म है तो एटमॉस्फेयर में तो उसकी एनर्जी जाएगी ना, भले ही आप कितना भी इंसुलेट कर ले, लेकिन थोड़ी बहुत जो एनर्जी है वो लीक हो जाती है। एंड दैट इज द कंबस्शन इफिशियंसी। अगर जितनी फ्यूल से रिलीज हुई सारी एयर ने एब्जॉर्ब कर ली या वर्किंग फ्लूइड ने एब्जॉर्ब कर ली तो कंबस्शन इफिशियंसी 100%। लेकिन अगर उसने 90% ही एब्जॉर्ब की और 10% वेस्ट होगी तो 90% कंबस्शन इफिशियंसी। तो जितनी कंबस्शन चैम्बर, वो कंबस्शन चैम्बर पे डिपेंड करता है। अगर आप उसमें इंसुलेशन ही नहीं दोगे तो आपका 50-60% जो है वो वेस्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, बेकार। अगर आप उसमें बहुत अच्छी इंसुलेशन यूज करोगे तो 5% 2% ही बाहर जा पाएगा, नॉर्मल थोड़ी बहुत इंसुलेशन यूज करोगे तो 20-30% बाहर चला जाएगा। तो दैट इज द कंबस्शन चैम्बर पे डिपेंड करता है कि उसकी इफिशियंसी कितनी है। तो कंबस्शन की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि फ्यूल से जो एनर्जी रिलीज हुई उसमें से कितनी जो है वो वर्किंग फ्लूइड को मिली। ठीक है, और वर्किंग फ्लूइड को कितनी मिली वो कैसे निकालेंगे भाई, बाहर निकलते हुए उसके पास कितनी एनर्जी थी, एंथैल्पी थी, माइनस अंदर जाते हुए एंटर करते हुए उसके पास कितनी एनर्जी या एंथैल्पी थी। तो यहां से हमें पता लग जाएगा, दिस इज द एनर्जी बैलेंस। अब बाहर निकलते हुए उसके पास कितनी एंथैल्पी थी, एंथैल्पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, mc डेल्टा टी या टी। लेकिन mc डेल्टा टी लगाने के लिए m और c कांस्टेंट होनी चाहिए, यहां पे ना m कांस्टेंट है ना c कांस्टेंट है, इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो m कितना बाहर निकलते हुए, m कितना m.a प्लस m.f, बाहर निकलते हुए स्पेसिफिक हीट कितनी cpg गैस की, बाहर निकलते हुए टेम्परेचर कितना T3, माइनस एंटर करते हुए मास कितना था m.a, बाहर निकलते हुए सॉरी अंदर जाते हुए इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी थी cpa, एयर थी ना, और टेम्परेचर कितना था T2। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर की जो इक्वेशन है उसका एग्जैक्ट रिलेशन ये निकल के आता है, एनर्जी जितनी फ्यूल से रिलीज हुई इज इक्वल टू एंथैल्पी एट आउटलेट माइनस एंथैल्पी एट इनलेट, दिस इज द एग्जैक्ट। अब इस एग्जैक्ट में अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए, तो एलएचएस में तो कोई चेंज नहीं करते, m.f मल्टीप्लाइड बाई cv यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई कंबस्शन की इफिशियंसी, ज्यादा से ज्यादा कंबस्शन की इफिशियंसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एलएचएस में। आरएचएस में क्या करते हैं, देखो जो फ्यूल का मास है कंपेयर्ड टू एयर का मास बहुत कम होता है, बहुत कम, बताया था ना एयर फ्यूल रेशियो 80-90 होता है, मतलब 80 किलो अगर एयर यूज करी है तो 1 किलो फ्यूल यूज करेंगे। तो एयर के मास के सामने फ्यूल का जो मास है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम यहां से m.a को और m.a प्लस m.f को बराबर ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट। तो इसको कॉमन ले लेते हैं m.a प्लस m.f, और जो स्पेसिफिक हीट है एयर की और गैस की, एयर की ज्यादा होती है गैस की थोड़ी सी कम होती है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट्स को भी हम दोनों को ऑलमोस्ट बराबर मान के CPA ले लेते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एयर की थोड़ी सी कम होती है, गैसेस की थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो मास हमने ज्यादा लिया वहां पे एयर थोड़ी सी कम ले ली, तो ऑलमोस्ट हमने क्या किया, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया।
तो यहाँ पे ये कॉमन लेके हमने लिख दिया T3 माइनस T2, ये दिस इज द अप्रोक्सीमेट रिलेशन। तो यहां से भी हम अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्मूले को यूज करके भी लगभग वही वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हम एग्जैक्ट में करी थी, बिल्कुल उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन यूज्ड फॉर द कंबस्शन चैम्बर।